हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सोल में। हम यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो ये पार्ट जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। देखिए यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसदीय प्रारूप की सरकार में। देखिए संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है, तो संसदीय स्वरूप की सरकार में जो वो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है, तो कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को फिर से, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने का शक्ति किसे प्राप्त है। देखिए यदि किसी जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने का शक्ति किसे प्राप्त है, मतलब ऐसा करने का अधिकार किसको है, तो है संसद को। देखिए ऐसा करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है। तो देखिए भारत में अधिक संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है। तो कौन से प्रमुख सदस्य के द्वारा की जाती है, तो लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है। देखिए लोकसभा सचिवालय सीधा किसके नियंत्रण में आता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। वो किसके नियंत्रण में आता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो कितनी आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु की होनी चाहिए 30 ईयर के लगभग होनी चाहिए। कम से कम आपकी आयु जो हो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है। देखिए क्वेश्चन को फिर से, सांसदों की अयोग्यता की संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है, तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति ऐसा करता है। देखिए सांसदों की अयोग्यता जो है वो संबंधित विवादों पर फैसला चुनाव आयोग से परामर्श लेकर केवल राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है। देखिए भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है, तो है प्राक्कलन समिति। देखिए वो कौन सी समिति है, तो है प्राक्कलन समिति, जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। देखिए राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, तो है 250, यानी कि 250। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, तो है 250। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो देखिएगा ध्यान से, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित कर सकता है, उसे ऐसा करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है, तो वित्त मंत्रालय तय करता है। देखिए वित्त मंत्रालय क्या तय करता है, तो भारत में राजकोषीय नीति को तय करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्ष करता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है। देखिए लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता जो है वो स्पीकर के द्वारा की जाती है। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामलों के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया जा सकता है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामलों के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, तो वो विशेषाधिकार कहलाता है। देखिए वो उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, तो वो विशेषाधिकार कहलाता है। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है, तो वो मीडिया जो है वो सरकार की संघीय शाखा नहीं है। देखिए मीडिया जो है वो प्राइवेट होती है, वो सरकार की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं, जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे। देखिए संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है, जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे। तो कुल सदस्यों का 10वां भाग जो है वो होना चाहिए, जिससे कार्यवाही चलती रहेगी। यहाँ पे आपका देखिए डी वाला आंसर राइट होगा, कुल सदस्य का 10वां भाग जो है वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस प्रस्तावित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए धन विधेयक जो वो सर्वप्रथम संसद में केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है, तो वो निर्णायक मत कहलाता है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का मत एक निर्णायक मत कहलाता है। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें कितनी है। देखिए महाराष्ट्र में कुल संसदीय यानी कि राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्र में कितनी सीटें हैं, तो 19 सीटें हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीने तक के लिए होती है, चुनाव के लिए छोड़कर। देखिए चुनाव के वर्ष को छोड़कर भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है, तो वो होती है 2 मंथ के लिए, यानी कि 2 मंथ के लिए, 2 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, उड़ीसा में कुल संसदीय सीटें हैं। तो देखिए उड़ीसा में कुल यानी कि राज्यसभा निर्वाचन कितने क्षेत्र हैं, तो 11 क्षेत्र यानी कि 11। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिम बंगाल की कुल संसदीय सीटें हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल की कुल यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, तो हैं 42 यानी कि 42। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। देखिए भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो वो है 245 यानी कि 245 सदस्य जो है वो भारत के राज्यसभा में हैं। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा संसद का सत्र है। देखिए इनमें से कौन सा संसद का सत्र है, तो इसमें से देखिए आपका ऑप्शन है मानसून सत्र,
बी है शीतकालीन सत्र और सी है बजट सत्र। और यहाँ पे आपका डी दिया गया है, सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए संसद का कौन सा सत्र होता है, तो मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है और बजट सत्र होता है। तो यानी कि आपका डी वाला आंसर राइट होगा, सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं। देखिए भारत में राज्यसभा के लिए कुल अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं, तो 250 सीटें जो वो भारत में राज्यसभा के लिए निर्धारित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर करता है। देखिए स्पीकर, जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं, तो लोकसभा की अध्यक्षता जो वो स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है। देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है, तो है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव का समूह का कार्य क्या है, तो जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना होता है। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी। देखिए भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी, तो वो अप्रैल 1952 में आई थी। देखिए आपका बी वाला आंसर यहाँ पे राइट होगा, अप्रैल 1952 में जो वो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देखिए भारत में लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, पहले ये आप जान लीजिए लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो है आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 25 ईयर होनी चाहिए। 25 यानी कि 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु जो वो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है। देखिए क्वेश्चन को, केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है, तो भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है, तो होता है आंतरिक अशांति। देखिए वो क्या होता है, आंतरिक अशांति। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को ऐसा करने का अधिकार है। देखिए लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो वो साधारण बहुमत चाहिए। देखिए वो बहुमत कैसा होना चाहिए, तो बहुमत साधारण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयार और प्रस्तुत के लिए जिम्मेदार है। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयार और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होता है, तो आर्थिक मामलों के विभाग जो होते हैं वो तैयार और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होते हैं। केंद्रीय बजट के तैयार और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो आर्थिक मामलों के विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विधायिका का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, तो वो है कानून बनाना। देखिए कानून कौन बनाता है, तो कानून जो विधायिका बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा ध्यान से, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी, तो होती रुक्मणी देवी अरुणडेल। देखिए वो कौन थी, तो होती रुक्मणी देवी अरुणडेल जो थी वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक
धन विधेयक है या नहीं। देखिए इस बात को कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, तो ऐसा निर्धारण जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मीरा कुमार, बी है बलराम जाखड़, और यहाँ पे देखिए हमारा सी है चंद्रशेखर, और डी है GM बाल योग चंद्र। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो चंद्रशेखर जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखिए सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो लोकसभा के सदन में लाया जाता है। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक भेजता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, और डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य से जो है वो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए सबसे अधिक राज्यसभा में सदस्य को उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय के सभा समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है, तो है जो प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। देखिए प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में सामान्य विषय जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे देखिए आपका डी वाला आंसर राइट होगा। यहाँ पे देखिए डी वाला आंसर जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही नहीं है। देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका कथन दिया गया है, पहला है यह लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, बी हमारा राज्यसभा सदन का उच्च सदन है, और यहाँ पे सी हमारा लोकसभा में एक अस्थायी सदन है, और डी है राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए लोकसभा एक अस्थायी सदन नहीं है, ये कथन जो है वो गलत है। देखिए कौन सा सही नहीं है, तो ये जो है ये सही नहीं है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। देखिए निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। तो अनिवासी नागरिकों को जो वो मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है निर्धारित आयु होने पर। देखिए निर्धारित आयु होने पर किस नागरिकों को मतदाता के पंजीकृत के लिए किया जा सकता है। तो देखिए जो निवासी हों उनको मतदाता के लिए पंजीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान के अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिलिंग के रूप में कार्य करता रहा था। देखिए उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले जीवी काउंसिलिंग के रूप में कार्य कर रहा था। तो क्या था, तो वो था उच्चतम न्यायालय है। वो क्या था, उच्चतम न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट आप जिसको बोलते हैं, वो क्या है, हाई कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का वारिट यानी कि आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का वारिट यानी कि आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। तो कौन सा अधिकार है, तो वह अधिकार
परीक्षा रीट। देखिए वो कौन सा रीट है, तो अधिकार परीक्षा रीट है, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश पर किसी भी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायाधीश के हस्तांतरण के लिए कौन प्राधिकृत करता है। देखिए एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायाधीश को हस्तांतरण के लिए कौन प्राधिकृत करता है, तो राष्ट्रपति करता है। देखिए ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायाधीश को हस्तांतरित करने का प्राधिकार राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा यानी और विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिता प्राप्त है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिता प्राप्त है। तो देखिए राज्य का उच्चतम न्यायालय है, राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो उसको अधिकार है। तो देखिए यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा, राज्य का उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने का मूल अधिकारिता प्राप्त है। सो यह वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ, और वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।